हाय एवरीवन। आज हम जीएस 6 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे यूपी पीसीएस मेंस का। और जो पहला टॉपिक आज हम करेंगे ना वो इकोनॉमी ऑफ यूपी का है। ठीक है, तो नेम देखिए, ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ यूपी, मेन फीचर्स ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है, एंड स्टेट बजट। तो पहले ओवरव्यू में आपको मेन फीचर देखना है इकोनॉमी का, स्टेट का बजट जो है उसके फीचर्स के बारे में देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। ये सारा टॉपिक आज हमें इसमें कवर करना है। ठीक है, बहुत बल्कि टॉपिक है, ये बहुत ही डेटा है इसमें। तो इसमें आपको मैं बताती जाऊंगी कहाँ पे इंपॉर्टेंट डेटा आपको याद रखना है और कौन सा डेटा आपको इग्नोर करना है। ठीक है, सारी चीजें नहीं याद रखनी है इसमें से, बहुत सिलेक्टिव रीडिंग करना है और बहुत सिलेक्टिव डेटा के आपको नोट्स बनाने हैं। एंड इवन नोट्स जो आप इसमें बनाएंगे ना, जो डेटा आपको इसमें लिखना है वो मोस्टली करंट अफेयर्स से पिक करना। जो भी करंट बजट होगा, जब भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, जिस मोमेंट पे आप आंसर लिख रहे हैं, चाहे मेंस में चाहे अपनी प्रैक्टिस में, तो जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे आया होगा, ठीक है, उसमें से आपको कोशिश करने का आप लेटेस्ट वाला लिखो। ठीक है, जो भी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, लेटेस्ट पता होना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। देखिए, यूपी जो है वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट है। इसका डाइवर्स इकोनॉमी है जो कि किस चीज से ड्रिवन है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज। देखिए, ये तीन ही मेन तरीके के इकोनॉमिक बैकग्राउंड होते हैं किसी भी कंट्री के। तो यहाँ पे इस स्टेट में एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सर्विसेज, ये डाइवर्सिटी है इकोनॉमी की। ठीक है, एग्रीकल्चर क्या है, सिग्निफिकेंट सेक्टर है, इसमें बहुत सारा जो पॉपुलेशन है वो एक तरीके से एम्प्लॉयड है। स्टेट जाना जाता है प्रोड्यूस करने के लिए क्रॉप्स को, ठीक है, फूड क्रॉप्स को, जैसे कि वीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे जो है ज्यादा प्रोड्यूस करी जाती हैं। देन नेक्स्ट देखिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है काफी डाइवर्स है और इसमें ना बहुत सारा, जैसे मैन्युफैक्चरिंग आता है, टेक्सटाइल है, हैंडीक्राफ्ट्स है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स एंड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, ठीक है, सिटीज में कहाँ कहाँ पे, जैसे कि कानपुर है, लखनऊ, आगरा एंड वाराणसी, ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और ये ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। सर्विसेज का भी एक वाइटल रोल है यहाँ पे। ठीक है, इसमें आईटी और जो आपकी ग्रोइंग आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की इंडस्ट्री है वो काफी ग्रो कर रही है। और ये नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा जैसे सिटीज में क्या है, सेंटर्ड है मोस्टली। अगर आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में तो आईटी हब जो है कहाँ बना हुआ है, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, इन जगहों पे ही है। तो यूपी के एग्जाम्पल में आप नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा आईटी हब के लिए याद रखना। टूरिज्म जो है वो भी एक और कंट्रीब्यूटर है, क्योंकि अट्रैक्शन है यहाँ पे हमारा, जैसे ताजमहल है, रिलीजियस साइट्स में आपका वाराणसी है, लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म अट्रैक्ट करता है ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विजिटर्स को जो है अट्रैक्ट करता है। देन यूपी ने प्रायोरिटाइज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को एंड इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इसके अट्रैक्शन को कैसे इन्होंने करा है प्रायोरिटाइज, पॉलिसीज निकाली हैं, इनिशिएटिव्स बनाए हैं कुछ। ये फोकस करते हैं सेक्टर्स पे, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स के मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान जाएगा और हमारा लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना है। बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट करे गए हैं, जिससे क्या होगा, फैसिलिटेट करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। बेसिकली देखिए, रिफॉर्म्स जो होंगे ना यहाँ पे, उससे क्या होगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, कि लोग इजीली जो है बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, उसे प्रमोट कर सकते हैं। हाउएवर कुछ चैलेंजेस भी हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ एरियाज में। अब देखिए, हर जगह चैलेंजेस इकोनॉमी में होते हैं, तो यहाँ के चैलेंजेस याद रखिएगा आप, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका क्या है, गवर्नमेंट इज एक्टिवली एड्रेसिंग दीज इश्यूज एंड प्रमोट कर रहे हैं इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टेट में। ठीक है, जब भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ लिखेंगे ना, तो ये वर्ड्स यूज कर लेना, इकोनॉमिक और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। देन नेक्स्ट अप वी हैव मेन फीचर्स क्या है इकोनॉमी के। द फर्स्ट थिंग इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इकोनॉमी उत्तर प्रदेश में इन्फ्लुएंस्ड है नेचुरल और मैन मेड फैक्टर्स की वजह से। नेचुरल सिचुएशंस क्या है यहाँ पे, पहली बात तो सॉइल फर्टाइल है। यूपी का सॉइल क्या है, फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है, पर्टिकुलरली कहाँ पे, गैंगेटिक प्लेन्स में। ये जो फर्टाइल सॉइल है ना, ये बहुत तरीके का क्रॉप जो है उसको सपोर्ट करता है, कंट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में। देखिए, जब सॉइल अच्छा होगा ना तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्टिविटी अच्छी है काफी। देन आपके पास डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहाँ पे।
जो स्टेट है ना उसके पास डाइवर्स एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है जो कि सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल रीजन्स तक रेंज करते हैं। ये जो वेरिएशन है इनेबल करता है कल्टीवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स, ठीक है, जिससे कि आप व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करा पाते हैं। एम्पल वाटर रिसोर्सेज है यहाँ पे। स्टेट के पास बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है, जैसे कि गंगेज, यमुना एंड उनकी ट्रिब्यूटरीज। ये जो वाटर बॉडीज हैं इरिगेशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज मिलती हैं, क्रॉप कल्टीवेशन में ये हेल्प करती हैं थ्रू आउट द ईयर। एडिशनली स्टेट के पास बहुत ही वेल डेवलप्ड कैनाल इरिगेशन सिस्टम है। तो आप जब रीजन लिखेंगे एग्रीकल्चर अच्छा होने का तो आप इरिगेशन और कैनल इरिगेशन सिस्टम के बारे में लिख सकते हैं। रिवर्स जो है इरिगेशन में हेल्प करती हैं। मॉनसून रेनफॉल, यूपी के पास ना मॉनसून क्लाइमेट है, ठीक है, तो इसमें क्या सिग्निफिकेंट रेनफॉल होता है मॉनसून सीजन में, जून टू सितंबर में। और एडुकेट रेनफॉल जो होती है वो रेन फेड एग्रीकल्चर को, ठीक है, रेन फेड मतलब जो क्रॉप्स आप रेन के थ्रू जिनको इरिगेट करोगे उन क्रॉप्स को सपोर्ट करता है एंड हेल्प करता है रिचार्ज करने में ग्राउंड वाटर के लेवल्स को। देन देखिए मैन मेड सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब ग्रोथ हो रही है एक तरीके से। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी के पास में क्या है बहुत ही एक्सटेंसिव नेटवर्क है कैनाल्स का, रिजर्वियर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं इरिगेशन अक्रॉस एग्रीकल्चरल लैंड्स, ठीक है, आप एग्रीकल्चरल लैंड्स के आसपास इरिगेशन कर पा रहे हो। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रूशियल इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और डिपेंडेंस जो है रेनफॉल पे वो रिड्यूस हो जाती है। देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स, द गवर्नमेंट ऑफ यूपी इम्प्लीमेंट्स वेरियस एग्रीकल्चरल पॉलिसीज एंड स्कीम्स टू प्रमोट द सेक्टर्स ग्रोथ, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो यूपी की गवर्नमेंट है उसने बहुत सारी पॉलिसीज निकाली है, स्कीम निकाली है इस सेक्टर के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इसमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं, सब्सिडाइज्ड लोन्स है, ठीक है, सब्सिडी पे लोन मिलता है, क्रॉप इंश्योरेंस है, एग्रीकल्चर की सब्सिडीज है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। तो ये पॉइंट्स नोट्स के फॉर्म में बना लीजिएगा कि लोन सब्सिडी में मिल रहा है, क्रॉप का इंश्योरेंस भी मिल रहा है, एग्रीकल्चर में भी सब्सिडी है, ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी सपोर्ट मिल रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है। फिर आते हैं एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सटेंशन पे। जो स्टेट है ना उसके पास एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं एंड एक्सटेंशन सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करते हैं फार्मर को इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस से, टेक्निक्स से एंड नॉलेज अबाउट क्रॉप वेराइटी, ठीक है, प्रैक्टिसेस, टेक्निक्स एंड नॉलेज। और इसमें किस किस चीज का नॉलेज है, क्रॉप की वैरायटी कैसी होनी चाहिए, पेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल कंजर्वेशन। देन ये जो सर्विसेज हैं कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड फार्म एफिशिएंसी, ठीक है, क्या करेगा ये, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, फार्म की एफिशिएंसी बढ़ाएगा। देन मार्केट के लिंकेजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यूपी के पास एक वेल डेवलप्ड मार्केट है मंडीज का, ठीक है, मतलब नेटवर्क है जो मंडीज इकट्ठी हैं जिसको एग्रीकल्चर मार्केट कहा जाता है, एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड्स हैं जो फैसिलिटेट करते हैं सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, किसी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इंश्योर करता है कि जो फार्मर्स है ना वो मार्केट को एक्सेस कर सके एंड ऑब्टेन कर सके फेयर क्रॉप प्राइसेस को, ठीक है, क्या कर रहे हैं ये मार्केट को एक्सेस कर पा रहे हैं और फेयर क्रॉप प्राइसेस को ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन, देखिए किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन कब होगा, जब उसकी वैरायटी ज्यादा होती है। तो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगा, उसमें वैल्यू एडिशन कैसे होगा। स्टेट ने प्रमोट करा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड वैल्यू एडिशन को टू एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब इसमें होता है आप क्या इंक्लूड करते हो, कल्टिवेटिंग हाई वैल्यू कैश क्रॉप्स, ठीक है, कैश क्रॉप्स को कल्टीवेट करना है, हॉर्टिकल्चर करना है, फ्लोरिकल्चर करना है और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करना है। क्योंकि देखो जो आप रॉ मटेरियल के तरीके से फूड दोगे ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जब आप उसका प्रोसेसिंग कर देते हो, मान लो अगर आप पोटैटो का एग्जाम्पल लो, आप उसको हम एक रेट अज्यूम कर लेते हैं, मान लो वो उसको भाई 5 रुपये पर केजी में मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट अज्यूम टू बी फेयर प्राइस कि हाँ 5 पे बेच रहे हैं। लेकिन अगर वो इसी का एक चिप्स मैन्युफैक्चर कर दें, ठीक है, उसको फूड प्रोसेसिंग करके, देन क्या होगा, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इट माइट बी लाइक 20 रुपीज पर पैकेट और 10 रुपीज पर पैकेट। तो इसमें क्या होगा, इसकी प्रोसेसिंग के बाद इसका जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गया। देन नेक्स्ट वी हैव ये जो इनिशिएटिव्स है ना एम करते हैं एनहांस करने के लिए फार्मर के इनकम को, प्रमोट करते हैं एग्री बिजनेस को इन दी स्टेट। तो फार्मर का इनकम बढ़ गया और एग्री बिजनेस जो है वो प्रमोट हो गया स्टेट में। नेक्स्ट वी हैव ओवरव्यू ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। यूपी प्रेडोमिनेटली एग्रीकल्चर
के बेस्ड इकोनॉमी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब देखो ये बहुत लाइन इंपॉर्टेंट है, आप जब भी लिखोगे इसमें कि एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है यूपी। फैक्टर्स क्या हैं इसके वो हम रीड करेंगे। 65% जो पॉपुलेशन है ना वो एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, तो इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। 65% पॉपुलेशन अगर किसी जगह की एग्रीकल्चर पे अपने लाइवलीहुड के डिपेंडेंट है तो ये एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी में इन्होंने यहाँ पे मान लिया है। एग्रीकल्चर का सेक्टर कम से कम सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रखता है स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। Then, as per the 2014-15 survey, approximately 68.7% of the land, about 165.98 लाख हेक्टेयर्स यूज करा गया है कल्टीवेशन के लिए उत्तर प्रदेश में। स्टेट के पास बहुत सारे फार्मर्स हैं विद अबाउट 233.25 लाख फार्मर्स जो रिपोर्ट करे गए हैं 2011-12 के एग्रीकल्चर सर्वे में। तो यहाँ पे ये नंबर्स इतने, मतलब देखो डेटा बता देती हूँ मैं यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है या नहीं है याद करने के लिए। इन्होंने 14-15 के सर्वे के अकॉर्डिंग डेटा लिखा है विच इज ऑलमोस्ट 10 years ओल्डर देन दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 68% जो लैंड है उसमें से अबाउट 165 लाख हेक्टेयर्स जो है ना वो कल्टीवेशन के लिए यूज हुआ था। तो जो स्टेट है उसमें फार्मर्स जो है बहुत सारे हैं, करीब 233, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है, आप हो सके तो न्यू डेटा मिले तो यूज करना, या फिर बस इतना याद रखो कि अप्रोक्सीमेटली 69% के करीब डेटा अप्रोक्सीमेट में याद कर लो कि इतना डेटा जो है कि ये लैंड यहाँ पे है, ठीक है, कि इसमें इस पे कल्टीवेशन हो रहा है। ये हेक्टेयर्स वाला नहीं याद कर पाओगे, परसेंटेज में याद रख लो। और अराउंड 230 लाख फार्मर्स याद रख लो कि इतने फार्मर्स जो है एग्रीकल्चर सर्वे में रिपोर्ट करे गए हैं। देन नेक्स्ट है हार्डवर्क एंड एफर्ट जो है फार्मर्स के, उसकी वजह से सेल्फ सफिशिएंसी हुआ है फूड प्रोडक्शन में एंड प्रोग्रेस हुआ है स्टेट के रिक्वायरमेंट के बियॉन्ड। 2015-16 में स्टेट ने 439.47 लाख मेट्रिक टन ऑफ फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया था। ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद रखना। इसमें इंक्लूड करता है 159.12 लाख मेट्रिक टन खारिफ सीजन में, 280.35 लाख मेट्रिक टन राबी सीजन में, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। प्रोडक्शन जो है ऑयल सीड क्रॉप्स का 8.47 लाख मेट्रिक टन है, नेट अगेंस्ट अ टारगेट जो कि 13.03 लाख मेट्रिक टन है। देन टू मेंटेन एनुअल ग्रोथ रेट जो कि 5.1% है इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने टारगेट सेट किया कि 659.49 लाख मेट्रिक टन ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो करा जाएगा, जिसमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो है 539.14 लाख मेट्रिक टन का था। खारिफ सीजन में फूड ग्रेन्स जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 180.25 लाख मेट्रिक टन। राबी सीजन में एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन फूड ग्रेन्स का 355.90 लाख मेट्रिक टन था, और जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन ऑयल सीड का था 10.37 लाख मेट्रिक टन था अगेंस्ट 14.13 लाख मेट्रिक टन टारगेट। अब इसमें से भी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है जो आप याद कर सको, ठीक है। बस 5% का टारगेट जो एनुअल ग्रोथ रेट है उसका था, वो याद कर पाओ तो करना, तो इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, जस्ट स्ट्रक इट डाउन कि सेकंड रीडिंग में इसको टाइम वेस्ट मत करना, नोट्स में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट फोकस करता है प्रोवाइड करने पर सपोर्ट फार्मर्स को बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू। क्रॉप लोन्स है जिनकी अमाउंट अप्रोक्सीमेटली 66,478.89 करोड़ है, ये 2015-16 में इनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया था। एंड 73,271.74 करोड़ जो है क्रॉप लोन्स में 2016-17 में डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे। अब ये लोन वाला अमाउंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड्स एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम्स जो है वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को। अब इसमें से अगर कुछ याद रखना है तो इतना याद रख लो कि इसके लिए क्या किया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड्स जो है वो दिए जा रहे हैं एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया गया। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहाँ वाला पॉइंट बस मेंशन कर लो नोट्स में। नेक्स्ट एफर्ट्स किए जा रहे हैं इंश्योर करने के लिए सस्टेनेबिलिटी सॉइल का, ठीक है, सॉइल का हेल्थ हो अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करा जाए। सॉइल हेल्थ कार्ड्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फार्मर्स को एंड प्रोग्राम्स फॉर एक्सटेंडिंग न्यू फार्मिंग टेक्निक्स। तो प्रोग्राम आया है जिसमें न्यू फार्मिंग टेक्निक्स को एक्सटेंड करा जाएगा। ये सब ऑर्गेनाइज किया जा रहा है थ्रू किसान मेला, गोष्ठीज एंड एग्रीकल्चरल बुलेटिन, ठीक है। ये वाले पॉइंट में ऑर्गेनिक फार्मिंग का पॉइंट याद रख लो, सॉइल हेल्थ कार्ड या सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल हेल्थ याद रख लो। सेलिएंट फीचर्स क्या है अब इसमें, अकॉर्डिंग टू द क्विक एस्टिमेट ऑफ स्टेट इनकम फॉर द ईयर 2021-22, अभी 21-22 का डेटा थोड़ा सा लेटेस्ट है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का प्रिवेलिंग प्राइस पे जो कि है टू GSVA वाज 28.4%। तो ये परसेंटेज अगर याद है तो ठीक है, बट मतलब इक्वल है, कर लो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। स्टेट के जो है फर्स्ट प्लेस स्टेट को मिला है यहाँ पे कंट्री में प्रोड्यूसिंग व्हीट एंड फूड ग्रेन्स, ठीक है। याद रखना कि कंट्री में व्हीट और फूड ग्रेन्स के मामले पे यूपी फर्स्ट प्लेस पे आता है। इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर प्री मेंस में भी आप लिख सकते हो उसको। देन नेक्स्ट पार्ट,
यहाँ पे बताया गया है कि टोटल ऑफ 60.10 लाख क्विंटल्स ऑफ सीड्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं 2021-22 में, जिसमें से 8.42 लाख क्विंटल्स डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे खारिफ 2021 में एंड 51.68 लाख डिस्ट्रीब्यूट करे गए थे राबी सीजन में। तो बस अगर मेजर याद रखना हो तो याद रखना कि 60 लाख के करीब जो सीड्स है 2021 से 22 में दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 में रुपीज 189.07 लाख जो है डिस्ट्रीब्यूट करा गया था 133 फार्मर्स को अंडर द चीफ मिनिस्टर्स एक्सीडेंट असिस्टेंस स्कीम में। और यूजिंग द मॉडर्नाइजेशन स्कीम आउट ऑफ द सिलेक्टेड 27 न्यू मार्केट प्लेसेस ऑफ द स्टेट 26 न्यू मार्केट मंडीज हैव बीन मॉडर्नाइज। तो इसने 27 मार्केट प्लेसेस जो थे स्टेट के उसको चूज किया था, जिसमें से 26 मार्केट्स को मॉडर्नाइज कर दिया गया है। देन इसमें से भी डेटा अगर मैं आपको बताऊं देखे तो ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। मॉडर्नाइजेशन स्कीम याद रखना बस कि हाँ कुछ मार्केट प्लेसेस को ना सिलेक्ट करा गया बस मॉडर्नाइज करने के लिए, नंबर नहीं याद कर पाओगे, ठीक है, बस मॉडर्नाइजेशन स्कीम याद रखना। देन नेक्स्ट अप वी हैव स्टेट गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करता है वेरियस स्कीम्स को एंड प्रोग्राम्स को एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इंक्लूडिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ठीक है, तो ये वाले मिशन के नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लिखोगे तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है, पॉइंटर्स बना लो। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी एंड नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम। ठीक है, इन सबके छोटे छोटे एब्रिविएशंस बना के यू कैन रिमेंबर देम। अच्छा, नेक्स्ट इज सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन की कुछ स्कीम्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के थ्रू कृषि विज्ञान केंद्र बनाए गए हैं, एंड रेगुलेटिंग एग्रीकल्चरल मार्केट्स व कृषि उत्पादन मंडी परिषद, ये नाम सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड की एस्पेक्ट जो है उत्तर प्रदेश के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में, ये सारी चीजें मतलब ये इसके की एस्पेक्ट है। जब आप अगर ऐसे लिखना चाहोगे कि उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर इकोनॉमी के मेजर जो इसकी ग्रोथ के लिए क्या रीजंस इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सब नाम लिखने होंगे, ठीक है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स, देन आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग डेवलपमेंट, रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी, देन कृषि विज्ञान केंद्र और आपके कृषि उत्पादन मंडी परिषद, ये 5-6 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे। देन यहाँ पे स्टेट ने सेल्फ सफिशिएंसी अचीव किया है फूड प्रोडक्शन में और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं बियॉन्ड इट्स रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स दिए हैं जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है यूपी की उससे रिलेटेड है। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे चाहो तो क्वेश्चन भी बना सकते हो कि राइट या डिस्क्राइब सम स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ उत्तर प्रदेश, यहीं पे क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, लेट्स स्टडी अबाउट इट। फर्स्ट थिंग इज सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। सॉइल हेल्थ कार्ड जो होते हैं ना वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, जहां पे सॉइल के सैंपल्स को टेस्ट किया जाएगा लैब में और यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाएगा कि सॉइल की हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्या चीज जरूरी है और कैसे मिनिमाइज करना है एडवर्स इफेक्ट उसके अनबैलेंस फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड के यूज का। बेसिकली वो ना फार्मर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेगा अपने सॉइल में, या उसने न्यूट्रिएंट देने के लिए जो भी चीजें डाली है, जैसे कि वो एनपीके डालता है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम डालता है, तो वो बहुत ही ज्यादा डाल देते हैं। तो सॉइल हेल्थ कैसे कि उसका सैंपल लिया जाएगा, लैब में उसको देखा जाएगा और फिर उस पर रिकमेंडेशन दिया जाएगा और मिनिमाइज करने की कोशिश की जाएगी कि कोई भी अनबैलेंस जो फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड का यूज करा गया उसका इफेक्ट ना हो क्रॉप पे। देन किसान मेला है यहाँ पे। किसान मेला में क्या है, 3 दिन का एग्रीकल्चर फेयर डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, जिससे कि फार्मर की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके, उनको नेसेसरी फार्म के इनपुट दिए जा सके। फिर किसान गोष्ठी क्या है, डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक एंड न्याय पंचायत के लेवल पे मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं खारिफ और राबी सीजन से पहले, ताकि फैसिलिटेट किया जा सके टाइमली अरेंजमेंट फार्म के रिसोर्सेज के लिए और उनको टेक्निकल नॉलेज फार्मर्स को दी जा सके। देन मंथली बुलेटिन्स, इसमें क्या होता है, कृषि चिंतन और एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये मंथली बुलेटिन्स पब्लिश की जाती हैं जिसमें एड्रेस करते हैं करंट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स को एंड डेजिमिनेट करते हैं लेटेस्ट फार्मिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, इसमें जो भी टेक्निक आई होगी, टेक्नोलॉजी आई होगी, उसके बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। तो इट्स काइंड ऑफ एन अवेयरनेस प्रोग्राम। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन में क्या, ग्रांट्स प्रोवाइड किए जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बायो फर्टिलाइजर्स को, बायो पेस्टिसाइड्स को, बायो एजेंट्स को एंड जिप्सम को। ठीक है, किस किस चीज के लिए, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, बायो एजेंट, जिप्सम, जिससे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोड्यूस जो प्रमोट हो एंड आपके सॉइल के न्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी होती है उसको भी हम एड्रेस कर सकें। फिर आपका राष्ट्र कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्र कृषि विकास योजना में क्या है कि स्कीम फोकस करती है ओवरऑल डेवलपमेंट पे,
एग्रीकल्चरल सेक्टर के स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। तो ये ध्यान रखना कि स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल दोनों पे है और ओवरऑल डेवलपमेंट करेगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट इंक्लूडेड है, इम्प्रूव टेक्निक्स होंगी जो टेलर्ड की जाएंगी लोकल नीड्स के लिए। टेलर्ड मतलब कि आप इनको लोकल नीड के अकॉर्डिंग अप्लाई करोगे, ठीक है, जो भी जिस जगह की नीड है उसके हिसाब से। देन नेक्स्ट अप वी हैव नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसको 2007-8 में इंप्लीमेंट करा गया था। ये मिशन एम करता है डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करने के लिए व्हीट में, पैडी में और पल्सेस प्रोडक्शन में, और इम्प्रूव करते हैं फूड सिक्योरिटी को। तो याद रखना, रिड्यूस डिस्पैरिटीज, ठीक है, किस किस में, व्हीट, पैडी एंड पल्सेस प्रोडक्शन। और फूड सिक्योरिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम, ये एम करता है इंक्रीज करने के लिए ऑयल सीड के क्रॉप प्रोडक्टिविटी को और स्टेट को सेल्फ सफिशिएंट बनाएगा एडिबल ऑयल्स में। तो ये याद रखना, ऑयल सीड से ही रिलेटेड है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए और सेल्फ सफिशिएंसी क्रिएट करने के लिए। फिर आते हैं सेम नेशनल मिशन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और टेक्नोलॉजी पे। ये एक्सटेंशन सर्विसेज पे ध्यान देगा, मैकेनाइजेशन, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल और पेस्ट मैनेजमेंट। इसके ये चारों पॉइंट्स अलग से याद रखना, ठीक है। एक्सटेंशन सर्विसेज एक पॉइंट, मैकेनाइजेशन 2, सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल तीसरा पॉइंट, और चौथा पेस्ट मैनेजमेंट। फिर प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, ये 16-17 में इंप्लीमेंट की गई थी। ये रिप्लेस करती है नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम को टू प्रोवाइड क्रॉप इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स, ठीक है। इसने आपका जो क्रॉप इंश्योरेंस वाला प्रोग्राम था उसको रिप्लेस करा है। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मिशन प्रमोट करता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को। इसमें रेन फेड एरिया डेवलपमेंट आता है, सॉइल हेल्थ आता है, सॉइल हेल्थ का मैनेजमेंट है एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक है, ठीक है। तो इसमें भी 3 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फर्स्ट और सॉइल हेल्थ सेकंड, ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक थर्ड। इन सबको ना बाइफरकेट कर लेना नोट्स में, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। वेरियस स्कीम्स, सीड्स के लिए, हाइब्रिड सीड्स और पेस्ट कंट्रोल के लिए स्कीम्स इंप्लीमेंट की जा रही है प्रोवाइड करने के लिए सर्टिफाइड सीड्स को एंड हाइब्रिड सीड्स को, एंड प्रमोट कर रहे हैं इकोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को। देन यू हैव एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, ये फोकस करें एक्सटेंड करने पे एग्रीकल्चर नॉलेज को, साइंटिफिक सिस्टम्स को एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट को टू रीच फार्मर्स इफेक्टिवली। सोलर फोटोवोल्टेइक इरिगेशन पंप स्कीम, ये स्कीम प्रमोट करता है यूज करना सोलर एनर्जी को इरिगेशन के लिए और एम करता है रिड्यूस करने के लिए डिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। बेसिकली क्या है, आप रिन्यूएबल सोर्सेज पे जा रहे हो तो आपका डिपेंडेंस कम होगा ट्रेडिशनल सोर्सेज पे, ठीक है। ये तो मतलब इट्स अ करंट अफेयर थिंग कि अभी न्यूज में भी है, इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। बहुत सारे एम्बिशंस इंडिया ने अचीव करने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारे हमारे अभी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इसको लेके, और इवन हमने अपने एनडीसी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में भी इसके बारे में बात की है। तो ये वाला पॉइंट कोशिश करना अपने आंसर में पुट करने की। देन डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ग्रांट्स फॉर सीड, फार्म इम्प्लीमेंट्स एंड माइक्रो यूनिट्स, इनको हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं बेनिफिशियरी के फार्मर्स बैंक अकाउंट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। देन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूपी में है ना, वो 1875 में स्टैब्लिश हुआ था। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। इनिशियली इसका फोकस जो था वो डेटा कलेक्शन पे था और स्टैब्लिश करने पे था मॉडल फार्म्स को। 1880 में जो डिपार्टमेंट है वो एफिलिएट हुआ लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ में, ठीक है। तो बेसिकली याद रखना, पहले डेटा कलेक्शन और मॉडल फार्म्स को स्टैब्लिश करना इसका काम था। 1880 में एफिलिएट हुआ था लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के साथ में। नेक्स्ट है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पासिंग द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट केम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब 1919 का एक्ट आया तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में आ गया था। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना एग्रीकल्चर का, जिसको ऑफिशियली 1 दिसंबर 1919 को स्टैब्लिश करा गया, और फॉर्मल रिकॉग्निशन कब मिला उसको, 1 मई 1920 को। तो इसका आप इवोल्यूशन देख रहे हो किस तरीके से हुआ है। सेकंड है एक्टिविटीज जो है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। क्रॉप कल्टीवेशन है, सॉइल कंजर्वेशन आता है, शुगर केन का प्रोडक्शन आता है, हॉर्टिकल्चर एंड कोलोनाइजेशन आता है, ठीक है। क्रॉप कल्टीवेशन पहला पॉइंट, सॉइल कंजर्वेशन दूसरा, शुगर केन प्रोडक्शन तीसरा पॉइंट, हॉर्टिकल्चर फोर्थ, कोलोनाइजेशन 5, ठीक है। इसको भी 5 पॉइंट्स में अरेंज कर लेना जब आप नोट्स लिखोगे। हाउएवर इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, जो एक्टिविटीज शुगर केन प्रोडक्शन से रिलेटेड थी ना, वो ट्रांसफर कर दी गई थी एक न्यूली ऑर्गेनाइज शुगर केन डिपार्टमेंट को। तो इसके लिए अलग से एक शुगर केन का डिपार्टमेंट बना दिया गया। कॉन्सिक्वेंटली क्या हुआ, एग्री मार्केटिंग जो था वो भी सेपरेट कर दिया गया फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
करंटली एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट यूपी में फोकस किस चीज पे रखता है? ऑन एक्सकेलरेटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, के वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को एक्सकेलरेट करना चाहते हैं। देन इन कोलैबोरेशन, इन एक्टिविटीज को किसके साथ में करें? कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूपी सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूट, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये जो एफर्ट्स हैं एम करते हैं एनहांस करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एंड सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टेट में। देन हमारे पास मिल्क इंडस्ट्री है, इसमें भी डेटा बहुत दिया है बट रेलिवेंट डेटा पे ध्यान देना है हमको, सारा नहीं करना। स्टेट ने शो करा है सिग्निफिकेंट ग्रोथ, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में ओवर द इयर्स। 2020-21 में इसका फर्स्ट रैंक था कंट्री में, इसमें 313.597 लाख मेट्रिक टन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन हुआ था और ग्रोथ रेट था 1.58%, ठीक है। तो नंबर्स पे ध्यान मत रखो, इतना याद रखना कि इसका रैंक फर्स्ट है कंट्री में इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। 2021-22 में प्रोडक्शन इंक्रीज होकर के 329 लाख मेट्रिक टन हो गया, ग्रोथ था 4.85%। 2022-23 में स्टेट ने प्रोड्यूस किया 264.50 लाख मेट्रिक टन ऑफ मिल्क। तो ये नंबर्स पे फिर से ध्यान नहीं देना इसमें इतना, बस फर्स्ट रैंक पे ध्यान देना। सेवरल इनिशिएटिव्स जो है वो लिए गए हैं ताकि मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट किया जा सके, एम्पावर किया जा सके विमेन को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनियंस में। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब आप इसके एम्पावरमेंट पे लिखोगे या आपको लिखना होगा कैसे सेक्टर में हमें प्रमोट करना है चीजों को, तो आप कोऑपरेटिव के बारे में लिखना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड यूनियन। तो इसमें आप अमूल का भी एग्जांपल दे सकते हो अगर आपको बाहर से देना होगा तो। मिशन शक्ति का जो प्रोग्राम है वो एम करता है विमेन को एम्पावर करने के लिए, उसमें सेमिनार्स हैं, टूर्स हैं, अदर एक्टिविटीज हैं। सेकेंड फेज में 1224 सेमिनार्स ऑर्गेनाइज हुए और इसमें 46,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने एंगेज किया। तो इसमें ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेम याद रखना। अब आगे क्या है? एफर्ट्स हैव बीन मेड टू इंश्योर कि ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट मिल्क क्वालिटी का मेजरमेंट हो, फेयर प्राइसिंग हो मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए। डेटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट्स, ठीक है, जिसको हम डीपीएमसीयू कहते हैं, ये स्टैब्लिश करे गए हैं करीब 7,331 वर्किंग मिल्क सोसाइटीज में। दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। वेब बेस्ड ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डाला गया है ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए फॉर मिल्क प्राइसेस डायरेक्टली इनटू अकाउंट्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसमें लिखना चाहो तो लिख देना कि डायरेक्टली पेमेंट किया जा रहा है इनको ऑनलाइन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जो है ना वो एक फोकस एरिया है विद न्यू डेयरी प्लांट्स एंड बल्क मिल्क कूलर्स जो कि स्टैब्लिश किए जा रहे हैं। ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट्स जो है वो वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में सेटअप करे गए हैं, जिसकी कैपेसिटी 3 लाख से 1 लाख लीटर्स पर डे जो है रेंज करती है, ठीक है। नंबर में गड़बड़ कर रखे इन्होंने, 10 लाख होना चाहिए, इन्होंने इसको 1 लाख लिखा हुआ है, ठीक है। 3 to 10 लाख होगा ये लगभग। बल्क मिल्क कूलर्स और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स जो है वो इम्प्लीमेंट करे गए हैं कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिट लॉसेस को। अब देखो इसको जब ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ना तो ट्रांजिट लॉसेस हो सकते हैं, तो उसके लिए इन्होंने बल्क के मिल्क कूलर्स और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम्स रखे गए हैं ताकि ट्रांजिट लॉसेस कंट्रोल हो और ट्रांसपेरेंसी हो मिल्क ट्रांसपोर्टेशन में। बूस्ट करने के लिए मिल्क प्रोडक्शन को एक प्रोत्साहन, ठीक है, नंद बाबा अवार्ड जो है ये स्कीम भी रिकॉग्नाइज करी गई है मिल्क प्रोड्यूसर्स के लिए जो कंट्रीब्यूट करते हैं मोस्ट मिल्क टू द मिल्क यूनियन, ठीक है। जो मिल्क यूनियन है उसमें सबसे ज्यादा मिल्क जो देकर आएगा उसको प्रोत्साहन स्कीम में अवार्ड मिलेगा, जिसको नंद बाबा स्कीम कहा जाता है, ठीक है, नंद बाबा अवार्ड। तो ये प्री के लिए अगर पूछ लेगा याद रखना, मिल्क के सेक्टर से रिलेटेड है। अवार्ड्स ऑफ वेरिंग अमाउंट स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल्स पे दिए जाते हैं। देन ई कॉमर्स के पोर्टल की बात करी गई है कि ये डेवलप करा गया है टू सेल लिक्विड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। पोर्टल है जिसपे जाके आप उसके मिल्क को या मिल्क के प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। एफर्ट्स करे गए हैं ताकि ऑनलाइन जो है मिल्क को बेचा जा सके अर्बन एरियाज के थ्रू एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू रूरल एरियाज में। पोर्टल फैसिलिटेट करता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस को वर्थ अप्रोक्सीमेटली 2.68 करोड़, ठीक है, मतलब इस पोर्टल के थ्रू इतनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। फिशरीज की इंडस्ट्री पे आते हैं आप। देखिए स्टेट के पास एक डाइवर्स फिश पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें अराउंड 200 स्पीसीज गंगा रिवर सिस्टम में है। वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं डेवलप करने के लिए फिशरीज को एज एन एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड सेक्टर। अब देखिए फिशरीज में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। फिश पोटेंशियल को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। एनहांस करा गया है फार्मर के इनकम को व्हाइल इंश्योरिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि उनकी इनकम भी जो है इंश्योर हो, बढ़े, उनको फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी रहे। विजन एंड पर्सपेक्टिव प्लान डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर के लिए 2013 का ये आया था। इसका एम था इंक्रीज करना प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ओवर 10 ईयर्स, ठीक है। इनको प्लान दिया गया था कि भी जो अगले 10 साल है उसमें आपको प्रोडक्शन
और प्रोडक्टिविटी दोनों चीजें बढ़ानी है। इसका फोकस है प्रोवाइड करने पे एग्रीकल्चरल स्टेटस को टू फिशरीज, मतलब ये चाह रहे हैं कि आप ना प्रोवाइड करो एग्रीकल्चरल स्टेटस फिशरीज को भी, एंड इम्प्लीमेंट करो रेलिवेंट प्रोविजंस, जो भी प्रोविजंस इसके लिए लाए गए ना उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट अप वी हैव जो लीज है ना पॉन्ड्स की, वो मेनली दी जा रही है टू फिशरमैन कम्युनिटीज एंड सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड इंडिविजुअल्स को, जो ST SC को बिलोंग करते हैं। हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड लोन फैसिलिटीज ये अपलिफ्ट करना चाहते हैं फिशरमैन के कम्युनिटीज को, ठीक है। मतलब ये सब दिया गया है कि आपको हाउसिंग मिले, इंश्योरेंस और लोन फैसिलिटीज मिले ताकि फिशरमैन कम्युनिटी अपलिफ्ट हो सके। एफर्ट्स करे गए हैं ताकि बूस्ट किया जा सके फिश सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। हैचरीज जो हैं वो स्टैब्लिश करी गई हैं जिसमें लार्ज साइज्ड हैचरीज आती हैं फिशरीज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा, फिशरीज डिपार्टमेंट, फार्म्स एंड स्मॉल साइज हैचरीज इन द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। मतलब हर लेवल पे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट काम कर रही हो, इन्होंने काफी इंक्रीमेंट करने की कोशिश की है फिश के प्रोडक्शन में। स्टैब्लिशमेंट जो है मिनी हैचरीज का वो भी एनकरेज करा गया है। फिश सीड जो है ऑफ द बेस्ट स्पीसीज वो डिस्ट्रीब्यूट करा गया है एट फिक्स्ड प्राइसेस ताकि ताकि इनके प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। देन इंश्योरेंस स्कीम्स है, जैसे कि फिशरमैन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें एक्सीडेंटल डेथ कवर होता है, परमानेंट डिसेबिलिटी, हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस कवर होते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है, ठीक है, ये स्पेसिफिकली फिशरीज सेक्टर के लिए, अगर आपको नेशनल लेवल एग्जाम्पल लिखना होगा इसमें तो आप ये स्कीम मेंशन करना। ये इसमें क्या देते हैं, ग्रांट करते हैं जनरल एंड मार्जिनलाइज कैटेगरीज को टू प्रमोट फिश फार्मिंग, ठीक है। ग्रांट मिलेगा और ये बेसिकली फिश फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए मिलेगा। तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लिखना, सिंपल इतनी सी चीज डाल के कि फिश फार्मिंग प्रमोट हो रही है इसमें, ठीक है। फिश मार्केटिंग में क्या है, इन्वॉल्व करता है सेलिंग फिश फ्रॉम पॉन्ड्स, रिजर्वियर्स, लेक्स एंड रिवर्स। एफर्ट्स करे गए हैं ताकि हम इंपोर्ट जो है फिश का आउटसाइड द स्टेट से रिड्यूस कर सकें। अंडर द चीफ मिनिस्टर फिशरीज एस्टेट स्कीम प्रोजेक्ट्स ऑपरेट किए जा रहे हैं एनहांस करने के लिए फिश के प्रोडक्शन को, ठीक है। CM की जो फिशरीज एस्टेट स्कीम है यहाँ पे, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स निकाले गए थे जिससे कि फिश का प्रोडक्शन एनहांस हो, जहां पे लीज पे पॉन्ड्स लिए गए हैं एंड फिश का सीड बैंक स्टैब्लिश किया जा सके। लीज होल्डर्स जो हैं पॉन्ड के, वो अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडीज के लिए ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे उनको सब्सिडी मिल सकती है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं। यूपी के पास सिग्निफिकेंट मैन्युफैक्चरिंग बेस है। इंडस्ट्रीज जैसे कि टेक्सटाइल, शुगर, केमिकल्स, लेदर, फूड प्रोसेसिंग एंड इंजीनियरिंग ये कंट्रीब्यूट करता है स्टेट के इकोनॉमी में। इट हैज इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स इन सिटीज, जैसे कि कानपुर में क्लस्टर है, आगरा है, लखनऊ है, नोएडा है। ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान जुलाई 2015, ठीक है, जब 12th 5-year प्लान आया जुलाई 2015, तो यूपी ने विटनेस किया स्टैब्लिशमेंट ऑफ 1,43,617 इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ठीक है। इतना सारा यूनिट जो है यहाँ पे वो स्टैब्लिश हुआ जब 12th 5-year प्लान चल रहा था। इसमें इंक्लूड करा गया है MSMEs को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस एंड हैवी यूनिट्स को, और टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 21,956 करोड़ का हुआ था। Additionally, in the fiscal year 2014-15, 53,252 MSME and heavy units established किए गए थे, जो अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट करीब 7,671 करोड़ का, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा गया था करीब 4,86,963 इंडिविजुअल्स के लिए। तो अब इसमें भी डेटा बहुत सारा दिया है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जनरल चीज याद रख लो बस कि इन्वेस्टमेंट बहुत हुआ जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ काफी सारे इंडिविजुअल्स के लिए। एक राउंड ऑफ फिगर अगर लेटेस्ट बजट में कुछ आया होगा ना, बस वो लिख लेना, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि डेटा बहुत पुराना है ये। देन अ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट MSMEs में ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान अमाउंटेड टू 17,533 करोड़, ठीक है। ये 12th 5-year प्लान के हिसाब से था। नेक्स्ट वी हैव 12th 5-year प्लान एम करता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट के लिए ऑफ 11.2% पर एनम एंड एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट जो थी वो 3,17,750 करोड़ की थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सो दिस इज ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। यूपी जो है होम है अप्रोक्सीमेटली 25 लाख हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस के लिए जो वेरियस क्राफ्ट्स में एंगेज्ड है। हाईलाइट करता है स्टेट का रिच आर्टिस्टिक हेरिटेज एंड पोटेंशियल हैंडीक्राफ्ट की इंडस्ट्री के लिए। देन नेक्स्ट है यूपी हैज emerged एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ड्यू टू सेवरल रीजंस, ठीक है। बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से यूपी मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाता है। अब यहाँ पे आप सिंपल एक क्वेश्चन लिख सकते हो, व्हाई
यूपी हैज एमर्ज एज ए मैन्युफैक्चरिंग हब, ठीक है, तो आप इसमें रीजंस लिख लो, फिर यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन जाएगा। अब इसका रीजन क्या है, आई टेल यू। फर्स्ट थिंग इज ज्योग्राफिकल एडवांटेज है इसके पास। यूपी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है, जिसकी वजह से ये वेल कनेक्टेड है टू मेजर सिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, क्योंकि इसकी स्ट्रैटेजिक पोजीशन है तो इसका कनेक्शन जो है सिटीज से और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है। इसकी प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली द नेशनल कैपिटल उसको इजी एक्सेस प्रोवाइड करता है टू मार्केट्स, पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है, तो यहाँ से चीजें ले जाना, यहाँ पे लाना बहुत आसान है। नेक्स्ट है लार्ज कंज्यूमर बेस, बिकॉज एक बहुत ही पॉपुलस स्टेट है तो उसका कंज्यूमर बेस बहुत ज्यादा है। यूपी के पास सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जिसकी वजह से ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स है इंडिया में। दिस लार्ज कंज्यूमर बेस प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंश्योरिंग अ स्टेडी डिमांड फॉर गुड्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक रेडी मार्केट है मैन्युफैक्चरर के पास जिसकी वजह से डिमांड काफी स्टेडी है गुड्स के लिए। देन अबंडेंट लेबर फोर्स, यूपी जो है उसके पास लार्ज पूल है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्या स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हैं। जो अवेलेबिलिटी है डाइवर्स वर्क फोर्स का एट कॉम्पिटेटिव वेजेस अट्रैक्ट करता है मैन्युफैक्चरर्स को कि वो ऑपरेशंस इस स्टेट में सेटअप करें। अब देखो यहाँ पे क्योंकि चीप लेबर मिल रहा है ना, उनको स्किल्ड भी मिल रहा है अनस्किल्ड भी मिल रहा है, तो कॉम्पिटेटिव वेजेस पे लेबर काम करेगा तो वो चाहेंगे कि यहाँ पे अपना ऑपरेशन सेटअप करें। इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, the state government has focused on developing industrial infrastructure including industrial parks, special economic zones SEZ and industrial corridors। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने पे है, तो हम इंडस्ट्रियल पार्क्स बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बना रहे हैं। ये जो इनिशिएटिव्स है ना, ये एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को सेटअप करने के लिए। देन गवर्नमेंट का सपोर्ट, यूपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है पॉलिसीज को एंड इंसेंटिव्स को ताकि वो अट्रैक्ट कर सके इन्वेस्टमेंट को एंड प्रमोट कर सके इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जैसे कि सिंगल विंडो क्लियरेंस है। बेसिकली देखो कोई भी बिजनेस सेटअप जब करेगा ना, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आके या कोई बिजनेसमैन सेटअप करेगा तो उसको क्लियरेंसेस बहुत लेने पड़ेंगे, तो इन्होंने क्या करा, सिंगल विंडो क्लियरेंस चालू किया है। टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं, सब्सिडीज दी गई हैं जो एनकरेज करेगा कंपनीज को कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने इस स्टेट में स्टैब्लिश करें। देन नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, यूपी के पास एक्सेस है टू वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि मिनरल्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड वाटर। ये जो अवेलेबिलिटी है इनपुट का, ये सपोर्ट करता है मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को इन सेक्टर्स जैसे कि टेक्सटाइल्स में, फूड प्रोसेसिंग में और केमिकल्स में, क्योंकि रिसोर्सेज है तो इन सब चीजों में क्या आसानी है इनको सेटअप करने में। फिर यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट ने इनहांस कराया स्किल डेवलपमेंट को और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को। इससे क्या होगा, एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनेगी जो अलाइन करेगी विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसके साथ में ये अलाइन करके काम करेंगे। फूड प्रोसेसिंग, यूपी का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो क्लोजली लिंक्ड है टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। स्टेट के पास बहुत सारे शुगर मिल्स हैं, राइस मिल्स हैं एंड डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं। एफर्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि एनहांस किया जा सके वैल्यू एडिशन को और प्रमोट किया जा सके एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। देखो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का फायदा क्या होगा कि जो भी एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आया ना उसकी प्रोसेसिंग करके ये डायरेक्टली उसको इंडस्ट्री में बेच सकते हैं, तो इससे क्या होगा, उनका कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो उनको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। देन यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज दी हुई है यूपी में, इस पे एक जो है आपको एक लुक लेना पड़ेगा कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, मेजर इंडस्ट्रीज पता होने चाहिए। द फर्स्ट थिंग इज इंडस्ट्री, देन उसके आगे उसका लोकेशन मेंशन्ड है। देखिए हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, अब ये कहाँ पे, भदोही, माऊ, आजमगढ़, तांडा, मेरठ, इटावा, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट। टेक्सटाइल्स का इंडस्ट्री कहाँ मिलेगा, कानपुर, वाराणसी, भदोही, मेरठ एंड आगरा। नेक्स्ट वी हैव फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री कहाँ है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, आगरा एंड मेरठ। लेदर का इंडस्ट्री कानपुर, आगरा, उन्नाव, झांसी एंड वाराणसी। नेक्स्ट वी हैव केमिकल्स का इंडस्ट्री कहाँ मिलेगा, कानपुर, मथुरा, इलाहाबाद, गोरखपुर, गाजियाबाद, वाराणसी। फार्मास्यूटिकल्स कहाँ मिलेगा, लखनऊ, कानपुर, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद। ये सारा मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, मेजर मेजर इंडस्ट्रीज याद रखना है। देन नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट्स, मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ। इलेक्ट्रॉनिक्स, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, साहिबाबाद, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। फर्दर वी हैव ऑटोमोटिव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद। कारपेट्स में मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, आगरा, जौनपुर। ग्लासवेयर्स में कहाँ का है, फिरोजाबाद एंड अलीगढ़।
लॉक्स एंड हार्डवेयर अलीगढ़, स्पोर्ट्स गुड मेरठ, कानपुर, आगरा। फर्दर वी हैव एग्रो बेस्ड सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, ठीक है। सीमेंट मिर्जापुर, चिकनकारी ये तो सबको पता है लखनऊ, ठीक है। आगे देखो और भी है अभी खुर्जा पॉटरी, ठीक है, बुलंदशहर, ब्रास वर्क मुरादाबाद। ये ब्रास वर्क वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है। परफ्यूम्स एंड फ्रेग्रेंसेस कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। ग्लास एंड बैंगल्स फिरोजाबाद। वुड एंड फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर एंड बरेली। देन सिगरेट इंडस्ट्री के लिए क्या है यहाँ पे, सहारनपुर एंड गाजियाबाद। पेंट एंड वार्निश कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद, मोदीनगर। मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। देन बिस्किट्स के लिए मोदीनगर, आगरा, अलीगढ़। फ्लोर क्लॉथ के लिए आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्जापुर, बरेली, सहारनपुर। देन लाइफ स्टॉक एंड फिशरिंग इसमें है लखीमपुर, खेड़ी, तो ये भी याद रखना, ये थोड़ा प्री के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। मिनरल्स एंड हेवी इंडस्ट्रीज सोनभद्रा, मिर्जापुर, गाजियाबाद, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ एंड बलरामपुर। अब इसमें आपको एक यहाँ पे छोटा सा इन्होंने 2030 का जो अचीवमेंट सोचा हुआ यूपी का वो दिया है। तो स्टेट एम करता है अचीव करने के लिए 1 ट्रिलियन, ठीक है, डॉलर इकोनॉमी बाय 2030। तो ये जब भी आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन लिखोगे, कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आपको इनका अचीवमेंट की तरफ से पर्सपेक्टिव बताना है कि क्या अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप ये लाइन यूज कर सकते हैं। यूपी एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, फॉस्टर कर रहा है थ्राइविंग B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम काफी ग्रो कर रहा है। स्टेट कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इंडिया के टेक्सटाइल और लेदर एक्सपोर्ट्स में विद 23%, तो 23% टेक्सटाइल का कंट्रीब्यूशन है, 43 लेदर एक्सपोर्ट्स का कंट्रीब्यूशन है। Moreover, over 32% स्टेट का टोटल एक्सपोर्ट ओरिजिनेट करता है फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है, मतलब कंट्री का टोटल 32% यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में से 32% एक्सपोर्ट कौन दे रहा है, यूपी दे रहा है, ये वाला नंबर इंपॉर्टेंट है। स्टेट के पास क्या है, इसने नर्चर करा है वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम को विद ओवर 8300 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं यहाँ पे, 55 इंक्यूबेटर्स हैं, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपी कंटिन्यू करता है इन्वेस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ह्यूमन कैपिटल और इफेक्टिव पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन अच्छा है इनका। सपोर्ट करने के लिए इस एंटरप्रेन्योरल कल्चर को, ठीक है, बेसिकली एंटरप्रेन्योर्स बहुत है यहाँ पे, तो उनके कल्चर को सपोर्ट करने के लिए ये क्या कर रहे हैं, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। यूपी का जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज और फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट है, वो इसको अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाता है। स्टेट का एम है अचीव करने के लिए $1 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी को, ठीक है, मतलब $1 ट्रिलियन में इकोनॉमी चाहिए इनको 2030 तक। एंड इसका रॉबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है इसको ग्रोथ को ड्राइव करने में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि स्टार्टअप्स जो है ना वो भी इस एम को अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। देन एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यूपी के पास एंड फ्लरिशिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसकी वजह से यूपी इज पॉइज्ड टू बिकम अ प्रेफर्ड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ये लाइन आप यूज कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के फॉर्म में यूपी को प्रेफर करेंगे। और यहाँ पे इसका एम्बिशियस इकोनॉमिक टारगेट जो अभी आपने पढ़ा 2030 तक कितना, $1 ट्रिलियन को पूरा कर सकते हैं अचीव करने का, कि इतनी हमारी इकोनॉमी हो सकती है। अब इसने इंडिया का एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे क्या बोला गया है, इंडिया इज पॉइज्ड टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस 2030 तक, और पोटेंशियल है एक्सपोर्ट करने का गुड्स को जिसकी वर्थ है $1 ट्रिलियन। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाइटल इकोनॉमिक पिलर है जिसमें 27.3 मिलियन पीपल आते हैं एंड वो कंट्रीब्यूट करता है 17% टू द जीडीपी। इंडियन गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है न्यू लॉज को एंड पॉलिसीज को ड्राइव करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को, और ये एम कर रहे हैं फॉर इट टू अकाउंट फॉर 25% ऑफ जीडीपी बाय 2025, ठीक है। एम कितना है इनका कि 25% जीडीपी होनी चाहिए 2025 तक। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स जो है इनका सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो बेनिफिट करते हैं कंट्री के एडवांटेजेस से। इंडस्ट्रीज जैसे कि बेसिक मेटल्स, टेक्सटाइल्स, एपरल, रिन्यूएबल एनर्जी, केमिकल्स, ये सब लेवरेज करते हैं इंडिया को लो कॉस्ट लेबर, ठीक है, लो कॉस्ट पे लेबर मिलती है एंड अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि आयरन और बॉक्साइट, हाई सोलर इंसुलेशन, इसका हाई सोलर इंसुलेशन भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, एंड कॉटन। स्किल इंटेंसिव वैल्यू चेन्स जैसे कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स, ये बेनिफिट करते हैं इंडिया के लार्ज पूल ऑफ हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स से बाय कैपिटलाइजिंग ऑन दिस स्ट्रेंथ। अब देखो यहाँ पे आपने बहुत सारे स्ट्रेंथ पढ़ लिए, अगर आप इन पे कैपिटलाइज करो,
फॉस्टर करो एक फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट को, तो इंडिया इज पॉइज्ड टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप में, और वो अपना एम्बिशियस इकोनॉमिक टारगेट अचीव कर पाएंगे, ठीक है। देन लास्ट इन दिस वीडियो विल डू सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर में क्या है, द सर्विसेज सेक्टर इज वाइटल इन यूपीज इकोनॉमी। की सब सेक्टर्स इसमें इंक्लूड करते हैं टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड रिटेल। सिटीज जैसे कि लखनऊ, नोएडा, ये एमर्ज कर चुके हैं एज आईटी एंड आउटसोर्सिंग हब्स, ठीक है। यहाँ तक हमने सारा सेक्टर कवर कर लिया है। नेक्स्ट में हम इसके जो की कंपोनेंट है वो कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।